दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, डीएलएड के लिए यानी कि जिसे पहले आप बीटीसी कहते थे, काफ़ी दिनों से एडमिशन इसमें नहीं हो पा रहे थे। वजह ये थी कि एडमिशन की जो अर्हता थी सरकार ने उसे स्नातक कर दिया था और इसे जो अभ्यर्थी थे, कुछ अभ्यर्थियों ने इसे इंटरमीडिएट रखने की गुहार लगाई थी। हालांकि मामला कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट में एकल पीठ ने ये कहा था कि बिल्कुल सही बात है कि अगर एनसीटी ने इंटरमीडिएट को ही डीएलएड ट्रेनिंग का आधार रखा है तो इंटरमीडिएट ही रहना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये मामला जो था वो डबल बेंच में गया और डबल बेंच से जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया कि फ़िलहाल ये मिनिमम अर्हता है जो कि एनसीटी तय करता है और राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम में किसी ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार सरकार के पास है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण हंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। मतलब ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराया है। अब इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि उत्तर प्रदेश में अब डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकेगी। बहुत लंबे समय से बंद चल रही ये प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है और इसमें अर्हता वही रहेगी जो कि सरकार ने तय किया था। स्नातक के आधार पर ही डीएलएड अभ्यर्थी कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता जो है वो इंटरमीडिएट रखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया कि डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखना मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली और डीएलएड में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिल यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है। अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 2024 को चुनौती दी गई थी। इस आदेश से एकल पीठ ने सरकार के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के खंड 4(1) को रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखी गई थी और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। तो मिला जुला के ये है कि अब जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो पाएंगे, लेकिन अर्हता जो है वो वही रहेगी यानी कि स्नातक। और इस प्रकार से अब कुल मिला के 2,33,350 सीटों पर प्रवेश का रास्ता साफ हो चुका है। बाकी की जो भी प्रक्रिया होगी धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर डीएलएड करना चाहते हैं, जिससे पहले बीटीसी कहा जाता था, वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। अब उनके लिए यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं और एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी लंबे समय से ये मामला जो था वो पेंडिंग था। दोस्तों इसी के साथ एक खबर और भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ अदर स्टेट में भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिसमें लेक्चरर, जिनको आप पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उनके लिए जो अर्हता रही वो बिना बीएड के ही, अगर संबंधित विषय में वो स्नातकोत्तर रहे हैं तो उनको पीजीटी टीचर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता रहा है। एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें अभी तक ये भर्तियां हुई हैं और इनमें सारी जो अर्हताएँ थीं, अर्हता यही थी कि बीएड की डिमांड नहीं की गई थी, केवल स्नातक, परास्नातक के आधार पर यहाँ पर अर्हता तय की गई थी। यानी कि जो अभ्यर्थी संबंधित विषय में नियमानुसार परास्नातक होगा वो परीक्षा में बैठ सकता है। और तमाम लोग हैं जो फिलहाल इस नियम के आधार पर नियुक्ति पा चुके हैं और वो अपनी जॉब में हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी द्वारा जारी जीआईसी प्रवक्ता का हो, दोनों में ही बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। और बीएड की अनिवार्यता से ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड नहीं कर पाए थे लेकिन विगत कई वर्षों से प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, वो अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ इस दौड़ से वो बाहर भी हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है और वो इस भर्ती में अभी भी शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो नियम लागू किए गए
ये यकायक लागू किए गए, एकाएक नियम लागू कर दिए गए, जिससे ऐसे अभ्यर्थी इस दौड़ से एकाएक बाहर भी हो गए जो कि सिर्फ पीजी के आधार पर प्रवक्ता बनने के लिए विगत कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों वो निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं और अब मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी व्यथा कहने के लिए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है यहाँ पर, जैसा कि लखनऊ और प्रयागराज में रहने वाले कुछ साथियों ने मुझे अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि जीआईसी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में पहले की तरह पीजी के छात्रों को अवसर देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको इस मामले में फ़िलहाल वर्तमान में जो भर्तियां आई हुई हैं इसमें उनको राहत मिलना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थियों की मांग यहाँ पर ये है कि वर्तमान समय में चाहे जीआईसी की भर्ती हो, चाहे आगामी पीजीटी की वैकेंसी जो कि आने जा रही है, उसमें बीएड की जो अनिवार्य अर्हता है उसमें उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है और एकाएक लागू कर दिया गया। इसके पहले कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी, उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी कि 2025-26 में जो पीजीटी स्तर पर भर्तियां की जाएंगी उन भर्तियों में बीएड को लागू किया जाएगा, बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि फ़िलहाल उनको वर्तमान समय में जो भर्ती आ रही है या फिर आ चुकी है उनको राहत मिलनी चाहिए और उनको भले ही कुछ समय दे दिया जाए 2 से 3 साल का, कि इन 2-3 सालों में वे अपना बीएड पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। मतलब ये कि वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में उनको शामिल किया जाए और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि वो बीएड की जो अनिवार्य अर्हता है तो बीएड वो अपना पूरा कर सकें। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 6 नवंबर को सुबह 8 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम एंड लॉन्स चारबाग में रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ स्नातकोत्तर अधिकार मंच नामक एक जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी के जो एस्पायरेंट हैं उन्होंने अपना एक मंच तैयार किया है, स्नातकोत्तर अधिकार मंच। तो इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के समक्ष ये युवा अपनी मांग रखेंगे और उनसे बस यही गुजारिश करेंगे कि वर्तमान जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी की भर्तियां जो आई हुई हैं उनमें उनको राहत प्रदान कर दी जाए और 2 से 3 साल का समय उनको प्रदान कर दिया जाए ताकि वो जो अनिवार्य अर्हता है उसको धारित कर सकें। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों जानकारी मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों ने कल प्रदर्शन किया था और इसमें मुख्य रूप से मांग की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, जिसको स्थगित कर दोबारा कराने की मांग की गई है। प्रतियोगियों के एक वर्ग ने दोबारा परीक्षा कराने, परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को आयोग पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इन मांगों को लेकर उन्होंने 7वीं बार ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि परीक्षा में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, इसलिए पूर्व में हुई परीक्षा निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इस दौरान कई सारे लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। दोस्तों यूपी में आज से एसआईआर यानी कि मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1,62,000 बीएलओ जो हैं घर घर जाकर मतदाताओं की गणना प्रपत्र बांटेंगे और फिर उनसे जमा भी करेंगे। वह मतदाताओं को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे, जिसके माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल ये प्रक्रिया आज से यूपी में भी स्टार्ट हो रही है और देश के कुछ राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए 45,000 होमगार्ड भर्ती की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली के मुताबिक कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है। शासन ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ गाइडलाइन तय कर दी है। आदेश के मुताबिक शारीरिक और मानसिक दोष तथा दिव्यांग व्यक्ति एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे और एनरोलमेंट के लिए जरूरी होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो जिसकी रिक्ति के सापेक्ष वो आवेदन कर रहा है। सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है या फिर एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं हो सकेगा। गाइडलाइन के अहम बिंदुओं में दिया गया है कि योग्यता जो है वो हाई स्कूल या समकक्ष होनी चाहिए। एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को 1 से 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। 4 पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर 1 अंक अलग से मिलेगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा। 2 घंटे की अवधि वाली 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये आयोजित होगी, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड एक एग्ज़ाम भी होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड के द्वारा तय की जाएगी। लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलेवार मेरिट सूची बनाई जाएगी
और होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, कोई वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं रहेगी। शारीरिक मानक के अंतर्गत कह रहे हैं कि अगर पुरुष हैं, पुरुष अभ्यर्थी, तो ऊंचाई जो है न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई उनसे मांगी जा रही है। महिला अभ्यर्थियों में ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर, एसटी में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वज़न महिलाओं का न्यूनतम 40 किलो ही रहना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल अभी 45,000 से ज़्यादा भर्तियाँ इसमें होने वाली हैं। और दोस्तों इसी के साथ एक अपडेट और भी निकल के सामने आ रही है कि अभी तक जितनी भी भर्तियां होती रही हैं यूपीपीएससी के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशेषज्ञ स्तर पर अगर कोई भर्ती आती है तो आयोग क्या करता है, डायरेक्टली उनका इंटरव्यू करवा देता है। लेकिन इस पर कई बार आरोप भी लगे कि इंटरव्यू फेयर नहीं हुआ, धांधली हुई। तो धांधली को रोकने के लिए अब यहाँ पर एक प्रक्रिया और अपनाई जा रही है कि अभी तक जितने भी विज्ञापन सीधी भर्ती के अंतर्गत जारी किए गए हैं जिसमें सीधे सीधे इंटरव्यू होना था, अब यहाँ पर यह किया जाएगा कि डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा। अब क्या होगा, पहले तो स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाएगी। स्क्रीनिंग में जो न्यूनतम कट ऑफ रखा जाएगा उसको पास करने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो फाइनल मेरिट बनेगी तो फाइनल मेरिट में भी यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका केवल 25%, लिखित परीक्षा का 75% जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब ये कि अब डायरेक्टली जो इंटरव्यू होते थे वो नहीं होंगे, इंटरव्यू से पहले लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। अपर निजी सचिव भर्ती में भी शॉर्ट हैंड परीक्षा में 5% छूट दी जाएगी। मतलब अगर गलतियां होती हैं 5% तक तो उसको मान्य कर लिया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, 5% छूट यहाँ पर दी जा रही है। शासन में इसके लिए सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2023 से ही ये प्रावधान लागू किया जाएगा। और इसका फ़ायदा जो सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के टाइप टेस्ट में भी 5% छूट की व्यवस्था मतलब मिलेगी उनको भी, तो सबको फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। तो चाहे टाइपिंग हो चाहे फिर शॉर्ट हैंड हो, दोनों में ही 5% अगर गलती होती है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन इससे ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। 5% तो बहुत नॉर्मल है। 100% एक्यूरेसी तो किसी को हो ही नहीं सकती है, बहुत कम लोग होते होंगे जो कि सुपरमैन टाइप होते होंगे। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी अपडेट यहाँ पर और भी निकल के सामने आ रही है। आपको पता होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती आई थी जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को करवाई गई थी, जिसका परिणाम दोबारा से 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। तो अब इसके लिए यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल में कहा गया है कि 15 नवंबर 2025 से अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे और इसमें जो OTP जाएगी वो उनके उसी नंबर पर जाएगी जिस नंबर को उन्होंने फॉर्म भरते समय लगाया था। इसके अलावा जो भी अर्हता वगैरह है, जो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो उसी डेट को मान्य होंगी। यानी कि जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, वही मान्य होंगे जो चयन भर्ती परीक्षा 2021 में ऑनलाइन आवेदन में आपने लगाया था। और 4 दिसंबर 2019 में उल्लिखित नियम 8 के अनुसार आयु जो है निर्धारित की जाएगी। बाकी जो डिटेल्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। और रही बात ये कि चयन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, तो आपको पता ही है कि रिजल्ट जारी हो चुका है। अब यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, जिसके लिए आवेदन जो है लिए जा रहे हैं। अब मेरिट कैसे बनेगी, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण, इसमें जो भी आपका प्राप्तांक है तो उसका कुल मिला के 10% लिया जाएगा। और जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी उसका 60% जोड़कर तब जाके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये नियम यहाँ पर बनाया गया है कि इसी आधार पर जो आपकी मेरिट है वो तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक अगर समान होंगे तो जनतिथि में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और जनतिथि भी एक समान हो तब अभ्यर्थियों को अल्फ़ाबेटिकल, जिसका नाम A से होगा उसको पहले, जिसका नाम B से होगा तो उसको बाद में, या फिर डिक्शनरी वाइज यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो तय की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टाइम टेबल लगा दिया गया है। 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 23 दिसंबर को फाइनल जो मेरिट लिस्ट है जारी की जाएगी। इसके बाद 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक, सहाध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाएगा और फिर ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे पूरी की जाएगी।
फरवरी तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। 15 फरवरी तक आपको कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है गतिमान है और इसके बारे में आज के अखबारों में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जीएस में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या कास्ट है, सब कुछ मैंने वहाँ पर मेंटेन कर दिया है। इसमें आपको डेली टारगेट, समयबद्ध अध्ययन, जीएस और करंट के नोट्स, समस्या समाधान, डेली यूट्यूब लेक्चर की पीडीएफ, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।